गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर 3 को आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। बात करते हैं द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। क्या है ये, पहले इसके बैकग्राउंड को जान लें, ठीक है। बिफोर द 1991 हमारे देश में फुली रेस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि कोई भी आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज, कोई भी आउटसाइड ऑफ कंट्रीज यानी कोई भी अदर कंट्री इंडिया में आकर, चाहे वो कंट्री हो या कंट्री के लोग हों, इंडिया में आकर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फुली बैंड कर रखा था, है ना। क्योंकि 1947 से पहले जो अंग्रेज हमारे से डिपार्ट हुए, चले गए छोड़कर, वो उस समय पर हमने एक बात को रियलाइज़ करा कि हमारे देश को रोल ओवर जो कराया गया था उसका कारण था कि कोई फॉरेनर्स इंडिया में आकर ट्रेडिंग करा और करने के बाद उसने अपने मजबूती से अपने आप को स्टेबल कर लिया और फिर उसने हमारी गवर्नमेंट को अंडरटेक किया। तो हमने क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर के लोगों पर फुली रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, है ना। यानी कोई भी मल्टी ब्रांड, यानी मल्टी ब्रांड मतलब बाहर के देशों की कंट्रीज जो होती हैं, बाहर के देशों की जो कंपनीज होती हैं, वो इंडिया में आकर ट्रेडिंग नहीं कर सकती थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन थी कि इंडिया के अंदर भी अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो गवर्नमेंट ने उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। यानी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर गवर्नमेंट ने कहा था कि सिर्फ बिजनेस हम करेंगे, कोई नहीं कर सकता। कुछ सेक्टर ऐसे थे कि अगर बिजनेस करोगे तो हमसे लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ क्रिएट कर रखी थी। और कुछ बिजनेस ऐसे थे जिनके लिए एक नॉर्मल सा लाइसेंस लेना होता था, जिनकी आसानी से लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन मोस्टली केसेस में जो बिजनेस थे वो फुली बैंड थे, यानी गवर्नमेंट ही उनको बिजनेस करती थी। और मोस्टली केसेस में जो रिमेनिंग थे उनको लाइसेंसिंग करा हुआ था, यानी बिना लाइसेंस के हम उन बिजनेस को नहीं कर सकते। जैसे आज के टाइम में अगर बात करें तो आरा मशीन वगैरह जो होती है उसकी गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेनी होती है और गवर्नमेंट देती नहीं है फिलहाल, अब यानी लाइसेंसिंग बंद करी हुई है। क्योंकि दूसरी तरीका, अब दूसरा एग्जांपल देखें कि BSNL, पहले जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी सिर्फ इंडिया के अंदर BSNL हुआ करती थी, प्राइवेट लोगों को परमिशन नहीं थी, है ना। तो ऐसी ही कंडीशंस में 3 पॉलिसीज लॉन्च हुई 1991 के दौरान। क्योंकि 1991 से पहले इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारे देश में बड़ी दिक्कतें आई और हम किसी बाहर के बिजनेसमैन को वर्क करने नहीं देंगे और अपने वालों पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो देश तो बैकफुट पर जाना ही जाना था। कैसे हम डेवलपमेंट को क्रिएट करते, कैसे डेवलपमेंट की कंडीशंस लेकर आते। अगर हमें कोई विदेशी चीज़ चाहिए होती थी, जैसे क्रूड ऑयल है ना, पेट्रोल वगैरह, और ऐसी ही कुछ नेसेसरी चीज़ें होती थी गवर्नमेंट को, जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी, उसके लिए ज़रूरत होती थी डॉलर की। और डॉलर कहाँ से आए, जब विदेशियों पर हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन थी, हमारे इंडिया की हालत ऐसी हो गई थी कि 4 हफ्तों का सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास बचा हुआ था। यानी जो विदेशी करेंसी होती है वो 4 हफ्तों की बराबर बची हुई थी। जितना हमारा खर्चा होता है इंडियन का बाकी देशों के साथ में पेमेंट करना, रिसीव करना, उसमें एक्सपेंस डिचर्स जो बचा हुआ था सिर्फ 4 हफ्तों का रिजर्व था। यानी अगर 4 हफ्ते तक हम ये पॉलिसीज़ ना लेकर आते तो हमारा कंट्री इंसॉल्वेंट होने की स्टेज पर आ जाता। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना, उन्होंने इन पॉलिसीज़ को लॉन्च किया। ही इज़ द बेस्ट फाइनेंस इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मे बी रैंक्ड नंबर 7 और 8 और 3rd मे बी, है ना। आई डोंट नो अबाउट द रैंक ऑफ दैट टाइम, बट ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिक्स ऑफ दैट टाइम। वो जानते थे कि हम इनको कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने 3 पॉलिसीज़ लॉन्च की जिनका नाम था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। समझ में आती है बात। 3 पॉलिसीज़ लॉन्च करी। जैसे अभी हमारे सामने देखा जाए तो डीमोनेटाइजेशन आया था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब मोनेटाइजेशन का अपोजिट डीमोनेटाइजेशन होता है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना, और उसको रिवर्स करना यानी मनी पर बैंड लगाना, डीमोनेटाइजेशन की फॉर्म आ जाती है। ऐसे ही ये 3 कंडीशन थी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखते हैं, है ना। ये जो ग्लोबलाइजेशन है
इसको देखते हैं, ये क्या है बच्चों, देखो ये हमारा इंडिया है ना, ये लो इंडिया, यूएसए है ना, यूके और चाइना, लो यहाँ पर बिठाते हैं कोने पर, चाइना, रसिया है ना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंट्री थी। अब सबकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्रीज में हो रही है, ठीक है, लेकिन हम एक ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने अपने देश में भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ हम करेंगे बिजनेस, कोई नहीं करेगा। यहाँ सब कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसीज जो आई ग्लोबलाइजेशन, इसने क्या करा, यानी यूएसए अपने यहाँ ही ट्रेडिंग करता है, अपने देश में ही, है ना, चाइना अपने देश में ही ट्रेडिंग करता है, ना ये चाइना जाएगा ना ये चाइना जाएगा, ना हम चाइना को आने देंगे ना चाइना हमारे यहाँ पर आएगा, ना हम ऑस्ट्रेलिया को आने देंगे ना ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग पर्पज, ठीक है। लेकिन ग्लोबल 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 समझ में आ रहा है ना, ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट को एक कर दिया। ये लो, पहले हमारे देश की मार्केट थी, इनकी अपने देश की मार्केट थी, अब पूरे देश की मार्केट को एक कर दिया। मीन्स ऑफ दैट वर्ल्ड मार्केट ट्रीटेड एज ए बायर मार्केट, यानी जैसे एक बाजार होता है, ये लो ये मार्केट है, एक स्ट्रीट है मार्केट, यहाँ पर दुकानें लगती हैं, है ना, यहाँ पर सेल परचेज होती होगी, ऐसी ही एक मार्केट है, यहाँ भी दुकानें लगती हैं, यहाँ भी सेल परचेज होती होगी, तो ये यहाँ सेल नहीं कर सकते और ये यहाँ सेल नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये लो मैं दोनों को एक ही बना देता हूँ, तुम भी कहीं भी सेल करो जैसे तुम एक ही हो, यानी ऐसे ही पूरी दुनिया की मार्केट को क्या बना दिया गया, एक मार्केट, कोई कहीं भी जाकर सेल करे परचेज करे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आता है? दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। मीन्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड मार्केट ट्रीटेड एज ए बायर मार्केट, यानी पूरी दुनिया की मार्केट को एक बना दिया गया। यानी अब जब चाइना इंडिया में आकर गुड्स बेचेगा तो हम चाइना को नहीं रोक सकते, लेकिन हम चाइना के यहाँ गुड्स बेचेंगे, चाइना हमें नहीं रोक सकता, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, ये एग्रीमेंट है बिटवीन द वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में। 144 या 43 समथिंग कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ उस दौरान, जो भी थी, एक्चुअल नंबर्स नहीं पता, है ना, तो उस दौरान ये बहुत सारी कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि सारी देश में जितनी भी जो भी कंट्रीज थी जिन्होंने एग्रीमेंट में इंक्लूड हुए, वो सब आपस में एक दूसरे के यहाँ जाकर गुड्स बेच सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ इसका भाई? फ़ायदा ये हुआ कि आज अगर हम एज ए बायर की नज़रों से सोचें तो हमारे पास पहले देसी चीज़ें मिला करती थी, यानी धोती कुर्ता पहना करते थे, आज हम ब्रांडेड वेयरिंग पहनते हैं। वो किस वजह से? वो इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि सब अपने अपने ब्रांड इंडिया में लेकर आ गए ना। पहले यहाँ पर सिर्फ इंडियंस ही, जिसने गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी, या गवर्नमेंट, है ना, मैं कह रहा हूँ रिलायंस वाले, टाटा वाले, इन्होंने तो परमिशन ले रखी होगी उस दौरान, या गवर्नमेंट, ये बेचते होंगे। बेचने वाले 3, खरीदने वाले बहुत सारे, तो इनकी मर्जी चलेगी। लेकिन जब सभी देश के सेलर इंडिया में आ गए बेचने के लिए, तो अब क्या होगा? अब तो सेलर बहुत सारे हो गए, अब सेलर बहुत सारे हुए तो हमारे नखरे हो गए। हमने कहा भाई ऐसे नहीं चाहिए, हमें अच्छा लेकर आओ, सस्ता लेकर आओ, क्वालिटी वाला लेकर आओ। आज जो हम मल्टी ब्रांड पहनते हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें पहनते हैं, कंपेयर करके पहनते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, ठीक है, इस एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि बायर बहुत सारे हो गए, है ना, और सेलर बहुत सारे हो गए। बायर तो पहले से ही बहुत सारे थे। अब हम कहते हैं कि चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट करो, नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट, ग्लोबलाइजेशन एग्रीमेंट की वजह से हम इस चाइनीज़ गुड्स को नहीं मना कर सकते। लेकिन
खरीदे ना, अगर गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, गवर्नमेंट मजबूर है इस एग्रीमेंट की वजह से, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं, हम चाहें तो खरीदें ही ना उसे, जब बिकेगा ही नहीं तो फिर क्यों सेल होगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्या? कर सकती है। देखो क्या कर सकती है, ये चाइना किसी गुड्स को अपने यहाँ बेचता है 10 रुपये का और हमारे यहाँ बेचता है 3 रुपये का। अच्छा, लॉस में बेचता? हाँ। क्यों? और वही गुड्स इंडिया में कितने का मिलता है? मान लेते हैं 11 रुपये का। वही गुड्स इंडिया में मिलता है 12 रुपये का, चलो, है ना। अपने यहाँ इस चाइनीज़ अपने यहाँ बेचती है उसे 10 का और ये कितने का दे रहा है? 3 का। तो अब हम 12 रुपये में खरीदेंगे, 3 में खरीदेंगे, हम इसकी तरफ को भागते हैं, सस्ते की तरफ को भागते हैं। अच्छा, जब इस गुड्स को बनाने वाले जो इंडियंस होंगे इन्हें कोई खरीदेगा ही ना, तो उन इंडियंस का क्या हाल होगा? वो इंडियंस बेकार हो जाएंगे, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, ठप हो जाएगा ना। यानी इंडियन ट्रेडिंग विल बी डंप, दिस इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि इंडियन ट्रेडिंग एफर्ट विल बी डंप, है ना। क्या होगा? ये डंप हो जाएंगे। अब हम किस पर डिपेंड हो गए? इस पर हो गए ना, क्योंकि इंडिया वाले तो बंद, जब हम इसे खरीदेंगे ना तो इंडिया वाले तो ठप हो जाएंगे, बिल्कुल डंप हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, इसे खरीदना। अब चाइना इसको पता कितने का बेचेगा? 13 रुपीज़ का, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन से खरीदने का। देखा ना, इसने सस्ता क्यों बेचा? इंडिया की मार्केट को ठप करने के लिए। वो उसी गुड्स को अपने यहाँ 10 का बेचता, हमारे यहाँ सस्ता बेचता, लेकिन उसने मार्केट को सस्ता कर ठप डंप करने के लिए ये करा। ये प्लानिंग थी उसकी फ्यूचर कि आने वाले टाइम में रेट ये रखेगा, अब वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में एक पावर है, क्या? जब वो 3 रुपये का इंडिया में लेकर आ रहा था तो गवर्नमेंट इसको पता है क्या करें? इस पर 10 रुपये का टैक्स लगा दें। ये लो, आज ही ये 13 रुपये का कर दिया, यानी टैक्स लगा दिया ना। चाइना आया इसे 3 रुपये का बेचने के लिए, ये लो 3 रुपये का ले लो। इंडिया ने क्या करा? गवर्नमेंट ने 10 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब कितने का मिलेगा ये हमें? 13 का। आज ही 13 का मिल रहा है, और हमारा अपना गुड्स कितने का मिल रहा है हमें? 12 का। तो हम इसे खरीदेंगे या इसे खरीदेंगे? हम इसको खरीदेंगे, इंडियंस को खरीदेंगे, इंडियन गुड्स को। तो फिर इंडियंस गुड्स जब हम खरीदेंगे तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को ही मिलेगा। इस टैक्स को कहते हैं हम, इस टैक्स का कुछ नामकरण भी तो होना चाहिए। ये लो, इस टैक्स का नाम रख देते हैं। किस लिए लगाया ये टैक्स? ताकि हमारे इंडिया की मार्केट डंप होने से बच जाए, तो इसलिए इसका नाम रखा एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट। सिर्फ हम पर नहीं, सभी कंट्रीज पर। जिस कंट्रीज के पास में ज़्यादा एफर्ट पावर होगी, मैन्युफैक्चरिंग पावर होगी, वो सर्वाइव कर जाता है। आज चाइना सर्वाइव इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर ज़्यादा है ना। वो ऐसा कर सकता है, पहले 3 का बेचे, फिर बाद में उसको डंप करके 13 का बेचे, ठीक है। तो ये थी हमारी पॉलिसीज ग्लोबलाइजेशन। बच्चों सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट लास्ट में दे रखी है ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। यूएसए की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी, ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमी को क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया, बायर मार्केट बना दी, एक मार्केट बना दी। कोई कहीं भी जाओ, बेचो, मजे लो, है ना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी रिगार्ड द इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। 1991 तक गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज करी हुई थी। बाहर वालों को आने नहीं देंगे, अंदर वाले भी हमसे पूछकर काम करेंगे, ठीक है, लाइसेंस लेकर काम करेंगे। तो क्या था ये? रेस्ट्रिक्ट पॉलिसी इंपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रिगार्डिंग टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट। बाहर वालों को बेचने तो आने नहीं देंगे हम। बाहर वाले इंडिया में आके कंपनी भी नहीं लगा सकते, ये भी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और इंडिया वाले कंपनी लगाएंगे तो हमसे पूछ कर लगाएंगे। समझ में आती है बात? इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, एटसेट्रा। बट आफ्टर द न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करने के बाद इंपोर्ट लिबरलाइजेशंस, बाहर से गुड्स खरीदना क्या हो गया? लिबरलाइजेशन हो गया। लिबरलाइजेशन का मतलब
गवर्नमेंट ने अपनी जिद छोड़ दी, अब हम खरीद सकते हैं, लिबरल हो गया, सिंपल हो गया, है ना। और उसके लिए क्या एक्ट बना, कानून बना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, जिसका आज नाम बदलकर कर दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेरा था पहले, आज उसका क्या नाम कर दिया, फेमा, ठीक है। तो ये था, उस पर एक कानून भी बनाया जाना चाहिए ना, तभी तो हम ट्रेडिंग करेंगे बाहर के लोगों से। तो गवर्नमेंट ने बनाया, वाज रिप्लेस द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, रेशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ स्ट्रक्चर, एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इंडिया से। अच्छा इंडियन, देखो एक कंडीशन और, हमने एक बात तो क्लियर कर ली कि बाहर वाले हमारे पास नहीं आएंगे बेचने के लिए, रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, बाहर वाले इंडिया में बेचेंगे तो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, लेकिन बाहर वाले अगर इंडिया से बाहर बेचें तो ये भी ना बेचने देने का, और दूसरी बात इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा रखा था जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को एक्सपोर्ट करना, उस पर हायर टैक्स लगा देना, मजबूर कर रखा है गवर्नमेंट ने टैक्स लगाकर, लेकिन उस टैक्स को क्या करा गया, लिबरलाइज कर दिया, कम कर दिया, है ना। अच्छा, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, मैंने बताया कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, इससे पहले अगर वो नॉर्मली 3 रुपये पर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है, सिंपल टैक्स लगा रही है, ये तो हमने इसको बराबर करने के लिए करा, उसको कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, लेकिन नॉर्मली 3 रुपये पर 1-2 रुपये का टैक्स लग रहा होगा, उसको होता है इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को आएगा, अगर हमारे इंडिया में लाओगे तो थोड़ा सा टैक्स दे दो भाई हमें, दिस इज कॉल्ड द इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन अगर हम इसको अपनी मार्केट को डंप होने से बचाने के लिए एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड द एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो बाहर से गुड्स लाओगे उस पर टैक्स को कम करा गया, इंडिया से गुड्स को बाहर बेचोगे उसको भी टैक्स को कम करा गया, है ना। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। फिजिकल बाउंड्रीज हमारी क्या थी, है ना, क्या कह रहे हैं, हमारे इंडिया की जो बाउंड्रीज थी, ये लो इंडिया था, ये समुद्र है यहाँ तक, है ना, तो हमारा इंडिया कहाँ तक है, यहाँ तक, समुद्र के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल्स तक, जैसे हम एरिया को किलोमीटर्स में नापते हैं ना, ऐसे ही समुद्र को नापते हैं 12 नॉटिकल्स, ये नॉटिकल्स माइल्स में, है ना। अब हमारा इंडिया कहाँ तक था, यहाँ, तो ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं समुद्र के अंदर, जहाँ तक हमारा राइट आता है। तो ये जो फिजिकल बाउंड्रीज थी और पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, फिजिकल बाउंड्रीज ये हो गई, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ये हो गई, ठीक है। अब इस पर कोई बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कहीं भी जाओ, ठीक है, तो कोई बैरियर नहीं है। द होल वर्ल्ड बिकम द ग्लोबल विलेज, पूरा वर्ल्ड क्या बना दिया, एक गांव, एक शहर, गांव बना दिया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वर्ल्ड की मार्केट को एक बना दिया गया, ठीक है। द ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रेटर इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व द ग्रेटर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन कराया गया, सभी देशों के गुड्स को, प्रोडक्ट को, उसके ब्रांड को इंटरेक्ट करा गया, मिलाया गया, भाई कैसे हैं, और हम उनको कंपेयर भी कर सकते हैं, आज देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं, और उसको इंटरडिपेंड भी कराया गया। आज हम बाकी देशों के ब्रांडों पे डिपेंड हैं या नहीं है, मोस्टली हम मल्टी ब्रांड ही पहनते हैं, है ना। तो दिस इज द कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन बच्चों, है ना। इसके बाद कितना टाइम है देखते हैं वीडियो में, चलो कोई बात नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरलाइजेशन को और प्राइवेटाइजेशन को कवर करेंगे।